बेटियों का हक। दिल्ली से सटे एक मध्यम वर्गीय इलाके में 38 वर्षीय विकास रहता था। उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ था, जो उसकी वर्षों की अथक मेहनत और निस्वार्थता की गवाह थी। उसका घर छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। विकास अपने पिता की छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, जिसका नाम था पिताजी की दुकान। यह दुकान केवल एक व्यापारिक स्थल नहीं थी, बल्कि उनकी विरासत, उनके बचपन की यादें और परिवार के सम्मान का प्रतीक था। विकास की पत्नी सुनीता एक सीधी सादी लेकिन मजबूत इरादों वाली महिला थी, जो एक गृहिणी होने के साथ साथ विकास की सबसे बड़ी ताकत थी। उनके दो बच्चे थे, 8 वर्षीय रोहन और 6 वर्षीय रिया, जो अपनी दादी श्रीमती सुमित्रा देवी, जो 70 बरस की थी, के बहुत करीब थी। सुमित्रा देवी हृदय रोग से पीड़ित होने के बावजूद अपने बेटे और बहू की सेवा और प्यार पाकर शांत और संतुष्ट थी। विकास का जीवन बहुत ही सीधा साधा था। उसकी सुबह की शुरुआत माँ को दवाई देने, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने और फिर दुकान खोलने से होती थी। वह हर रोज शाम को अपनी माँ को व्हील चेयर पर बिठाकर पार्क में घुमाने ले जाता था। उसका यह शांत जीवन उसकी बहनों को एक अच्छी और संपन्न जिंदगी देने के लिए किए गए अनगिनत त्यागों की नींव पर खड़ा था। विकास की दो बड़ी बहनें थीं। बड़ी बहन थी सीमा, जो 45 वर्ष की थी, जिसकी शादी एक संपन्न कपड़ा व्यापारी से हुई थी और जो गुड़गांव के एक पोश इलाके में रहती थी। छोटी बहन थी रेखा, जो 42 वर्ष की थी, जिसकी शादी एक सरकारी अधिकारी से हुई थी और वह नोएडा में रहती थी। कई वर्षों से त्योहारों के अलावा उनका मिलना जुलना कम हो गया था, लेकिन विकास ने कभी इसे बुरा नहीं माना। उसे लगता था कि वे अपने जीवन में खुश हैं और यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है। एक शांत मंगलवार की सुबह जब सुनीता रसोई में चाय बना रही थी और विकास दुकान जाने की तैयारी में था, तो दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। विकास ने दरवाजा खोला और सामने सीमा और रेखा को उनके पतियों रमेश और संजय के साथ देखकर कुछ पल के लिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विकास आंखों में चमक के साथ, अरे दीदी, रेखा, तुम सब एक साथ? आज तो मेरे घर के द्वार धन्य हो गए। अंदर आओ, अंदर आओ। विकास ने उत्साह से उनके भारी भरकम सूटकेस उठाने चाहे, लेकिन दोनों बहनों ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता बनाए रखी। उनके पतियों के चेहरे पर एक कठोर व्यापारिक भाव था। सीमा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, हाँ भाई, हम आए हैं, लेकिन आज का आना थोड़ा औपचारिक है। जब सब हॉल में बैठे, तो माहौल में तनाव इतना बढ़ गया कि सुमित्रा देवी भी आवाज सुनकर व्हील चेयर पर हॉल में आ गई। सुनीता ने तुरंत चाय नाश्ते का इंतजाम किया। बातचीत सामान्य विषयों से शुरू हुई, लेकिन सीमा ने बड़ी जल्दी ही विषय को बदल दिया। उसने एक गहरी सांस ली, सीधे विकास की आंखों में देखा और वह शब्द कहे जो किसी बम से कम नहीं थे। सीमा, विकास, हम सब जानते हैं कि पिताजी ने यह घर और दुकान अपनी मेहनत से बनाई थी। कानून कहता है कि पैतृक संपत्ति में बेटों और बेटियों का बराबर का हिस्सा होता है। हमारे पतियों को लगता है कि हमें अपना हक ले लेना चाहिए। विकास का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अविश्वास से अपनी बहनों की ओर देखता रहा। उसके कान बजने लगे। विकास हकलाते हुए, हक? कैसा हक? यह घर तो यह तो हमारा ठिकाना है। दुकान, वह तो हमारी रोजी रोटी है। आप क्या कह रही हैं दीदी? रेखा ने आगे बढ़कर आवाज में कठोरता लाते हुए कहा। रेखा, हम भावनात्मक नहीं, व्यवहारिक बात कर रहे हैं भैया। हमें अपने बच्चों के लिए शहर में एक बड़ा फ्लैट खरीदना है और हमें एक बड़ी रकम की जरूरत है। यह दुकान अभी बहुत अच्छी चलती है और यह मकान प्राइम लोकेशन पर है। हम चाहते हैं कि आप इसे बेच दें और जो भी पैसा आए उसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, अन्यथा हमें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। विकास के जीजा रमेश और संजय चुपचाप बैठे इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। सुमित्रा देवी अपनी व्हीलचेयर से जोर से चिल्लाई। उनके चेहरे पर क्रोध और दर्द का मिश्रण था। सुमित्रा देवी आंसू बहाते हुए, बस एक शब्द और नहीं। तुम किस हिस्से की बात कर रही हो? क्या तुम भूल गई? तुम दोनों जब तुम्हारे पिता गुजरे, तब इस घर पर 15 लाख का कर्ज था।
यह घर नीलाम होने वाला था। कौन खड़ा हुआ था तब? कौन? यह अमित। इसने तब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी थी। इसने अपनी जवानी इस छोटी सी दुकान के गल्ले पर बैठकर गुजार दी ताकि तुम दोनों को अच्छे घरों में ब्याही जा सको। तुम्हारी शादियों में इसने लोगों से ब्याज पर कर्ज लेकर खर्च किया था। वह सारा कर्ज इसने अपने खून पसीने से चुकाया। माँ का हृदय दर्द से फट रहा था। वह उठी और मुश्किल से सीमा के पास गई। और सीमा, याद है जब तुम्हारे पति का व्यापार डूबा था और तुम रात भर रोती थी, तब किसने सहायता की थी? तुम्हारा यही भाई। इसने अपनी इकलौती पुश्तैनी जमीन बेचकर तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे ताकि तुम्हारे परिवार की इज्जत बच जाए। और रेखा, जब तुम्हारे बेटे को किडनी की बीमारी हुई और ऑपरेशन के लिए लाखों की जरूरत थी, तब किसने मदद की थी? तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी ने। सुनीता ने अपनी शादी के सारे गहने बेचे थे। वे गहने जो उसकी माँ ने उसे दिए थे, वे आज भी नहीं छुड़ाए गए हैं। माँ के इस भावनात्मक प्रहार का सीमा और रेखा के चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई भाव नहीं आया। उनके पति रमेश ने तुरंत बोला, देखिए माँ जी, ये सब पुरानी भावनात्मक बातें हैं। विकास ने जो किया वह उसका फर्ज था। अब बात कानून की है। हम कोर्ट जा रहे हैं। बहनों ने उसी दिन कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया और घर छोड़कर चली गई। पीछे छोड़ गई सिर्फ माँ की सिसकियां और विकास की टूटी हुई उम्मीदें। विकास पूरी तरह से टूट चुका था। दुकान पर उसका मन नहीं लगता था। ग्राहकों से बातें करते हुए भी उसकी आंखों में नमी होती थी। वह खुद को उस व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था जिसने एक विशाल बरगद का पेड़ लगाया हो और अब वही बरगद उस पर गिर रहा हो। जब कोर्ट की पहली तारीख आई तो विकास कटघरे में एक मुजरिम की तरह खड़ा था। उसने अपनी बहनों को देखा, वही बहनें जिनके लिए उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया था, आज एक तेज तर्रार वकील के पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में जीत की चमक थी। विकास का वकील मिस्टर आनंद एक युवा और आदर्शवादी व्यक्ति था। उसने विकास के त्यागों और बहनों के लालच को भावनात्मक और कानूनी दोनों तरह से पेश किया। लेकिन सीमा का वकील मिस्टर कपूर हर बात को काट देता था। मिस्टर कपूर, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किलों ने सिर्फ अपने कानूनी अधिकार की मांग की है। व्यक्तिगत बलिदान या फर्ज की बातें इस कोर्ट में मायने नहीं रखती। संपत्ति के कागजात साफ है। पिता की संपत्ति पर बेटों और बेटियों का बराबर अधिकार है। हमें सिर्फ विभाजन चाहिए। न्यायाधीश श्रीमती मीनाक्षी राव एक अनुभवी महिला थी। उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें धैर्य से सुनी। विकास को लगा जैसे उसकी आत्मा पर वार हो रहा है। वह जज से कहने लगा, आवाज कांपते हुए, जज साहिबा, मैं हार गया हूँ। मैं इस मुकदमे से लड़ना नहीं चाहता। मैं अपने भाई बहन के रिश्ते को इन कागजों की खातिर और नहीं टूटने दे सकता। मैं अपनी बहनों को उनका हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। मैं घर और दुकान बेच दूंगा। विकास की आंखों से आंसू बहने लगे। सुनीता, जो पीछे बैठी थी, अपने मुंह को साड़ी से ढांक कर रोने लगी। सुनीता मन ही मन सोचने लगी, इतने साल का त्याग, उसका फल यह बेबसी है। हमारा घर टूटेगा, हमारे बच्चे बेघर होंगे, लेकिन यह आत्मसमर्पण विकास को मानसिक शांति देगा। पिछली सुनवाई के बाद जब विकास ने हार मानकर हिस्सा देने की बात कही थी, तो कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया था ताकि परिवार आपस में बैठकर अंतिम निर्णय ले सके। यह हफ्ता विकास और सुनीता के लिए एक शांत तूफान जैसा था। घर के अंदर सन्नाटा पसरा था, लेकिन हर सांस में दर्द और अनिश्चितता भरी थी। सुमित्रा देवी व्हील चेयर पर बैठी लगातार गीता और मीना की तस्वीरों को देखती रहती। उनकी आंखों में उदासी और क्रोध का मिश्रण था। उन्हें अपनी बेटियां नहीं, बल्कि अपने ही घर को तोड़ने वाली अजनबी लग रही थी। विकास रात भर दुकान के कागजात देखता रहता था। वह हिसाब लगाता था कि घर और दुकान बेचकर जो पैसा आएगा, उसमें से बैंक का पुराना कर्ज, माँ के इलाज का बिल और बच्चों की भविष्य की फीस भरने के बाद उसके पास क्या बचेगा। हर हिसाब के साथ उसका कलेजा फटता था। वह खुद से सवाल करता, क्या मेरा जीवन बस इतना ही था? क्या मेरे सारे त्याग, मेरी सारी जवानी बस इन कुछ लाख रुपयों की खातिर थी? सुनीता, जो अब तक खामोश थी, एक रात विकास के पास आई।
उसने देखा कि विकास अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़े बैठा है। सुनीता बोली, आप किस बात का हिसाब लगा रहे हैं? पैसों का? विकास ने आंसू पोंछते हुए बोला। और क्या सुनीता, यह घर, हमारी माँ का ठिकाना, रोहन और रिया का बचपन, सब खत्म हो जाएगा। अब तो उन्होंने मेरी जान ले ली है, बस शरीर बाकी है। सुनीता विकास का हाथ थामते हुए, नहीं, आप हारे नहीं हैं। आपने उन्हें सब कुछ दिया, यहाँ तक कि अपनी हार भी। लेकिन हम एक कोशिश और करेंगे। सुनीता ने फैसला किया। उसने अपनी ननंद के बच्चों से भावनात्मक रूप से जुड़ने का अंतिम प्रयास करने के लिए मीना और गीता को एक पत्र लिखा। यह कानूनी नोटिस नहीं था, बल्कि एक प्रेम की पुकार थी। उसने लिखा कि वह बच्चों को लेकर शनिवार शाम को पार्क में मिलेगी, जहां वे बचपन में खेलते थे, ताकि वह अपनी नंदों से एक अंतिम बार बात कर सके। मीना और गीता को यह पत्र मिला। उनके पतियों ने इसे भावनात्मक ब्लैकमेल बताया और उन्हें जाने से मना किया। रमेश, मीना के पति, देखो, यह सब नौटंकी है। वे तुम्हें भावुक करके हिस्सा छोड़ने के लिए मजबूर करेंगी। हम कोर्ट में जीत रहे हैं, तुम्हें इन सब जाल में फंसने की जरूरत नहीं। लेकिन मीना और गीता के मन में एक हल्का सा अपराध बोध था। उन्हें अपने बचपन का पार्क याद आया और वे अनिच्छा से जाने को तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने अपने पतियों से झूठ कहा कि वे सिर्फ एक वकील से मिलने जा रही हैं। शनिवार शाम को सुनीता अपने बच्चे रोहन और रिया के साथ उस पुराने पार्क में पहुंची। रोहन और रिया अपनी बुआओं के बच्चों, अंश, मीना का बेटा और प्रिया को देखने के लिए उत्साहित थे। मीना और गीता आई, लेकिन उनके चेहरे पर न तो खुशी थी, न ही कोई पछतावा। वे पूरी तरह से औपचारिक थी। मीना बोली, सुनीता, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम जानते हैं कि आप क्या चाहती हैं, लेकिन फैसला हो चुका है। सुनीता बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी। मुझे पता है कि आप क्या चाहती हैं। मैं बस अपने बच्चों को उनके भाई बहनों से मिलवाना चाहती थी। आप देखिए, रिया ने अंश और प्रिया के लिए अपने हाथों से राखी बनाई है। अगले हफ्ते राखी है और वह चाहती थी कि उन्हें अभी दे दे। सुनीता ने रिया को आगे किया। छोटी सी रिया ने बड़ी मासूमियत से अंश और प्रिया की कलाई पर राखी बांधी। अंश और प्रिया थोड़ा असहज थे, लेकिन उन्होंने मजबूरी में राखी बंधवा ली। रोहन, जो थोड़ा बड़ा था, अपनी बुआओं की ओर मुड़ा। उसने देखा कि मीना और गीता ने लंबी आस्तीनें पहनी हुई हैं, जबकि गर्मी का मौसम था। रोहन बोला, बुआ जी, आपने फुल बाह के कपड़े क्यों पहने हैं? गर्मी लग रही होगी। रोहन ने मीना की आस्तीन खींच दी। जो दृश्य सामने आया, उसने मीना, गीता और सुनीता तीनों को झकझोर दिया। मीना की कलाई पर एक गहरा और बदरंग निशान था, एक पुराना घाव। सुनीता बोली, दीदी, यह यह क्या है? मीना तुरंत अपनी आस्तीन नीचे कर लेती है और उसकी आंखें भर आती हैं। मीना बोली, धीमे से, कुछ नहीं सुनीता, पुरानी चोट है। लेकिन रोहन ने बचपन में माँ से यह कहानी सुनी थी। वह तुरंत अपनी माँ की तरफ मुड़ा और बोला, माँ, यह तो वही चोट है ना, जिसके लिए पापा ने अपनी आधी जान दे दी थी। सुनीता को याद आया, यह वह समय था जब मीना कॉलेज में थी और एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गई थी। उसे तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी, जो दुर्लभ था। विकास का ब्लड ग्रुप भी वही था। विकास ने बिना एक पल सोचे अपनी बहन को ढेर सारा खून दिया था। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर 1 मिनट की भी देरी होती तो मीना को बचाना मुश्किल होता। रोहन के इन शब्दों ने मीना के सीने में एक सुई की तरह चुभन पैदा कर दी। वह अपनी उस कलाई को देखती रही, जिसमें आज भी विकास का दिया हुआ खून दौड़ रहा था। और आज वह उसी भाई का घर तोड़ने आई थी। उसके बच्चे अंश और प्रिया अब अपनी बुआ सुनीता के बच्चों की तरफ देख रहे थे। राखी तो बहुत प्यारी है बुआ, लेकिन क्या हम अब से अपने मामा के घर नहीं जा पाएंगे? मेरी दादी, मीना की सास, कहती हैं कि जब घर बिक जाता है तो रिश्ते भी बिक जाते हैं। इस एक मासूम सवाल ने मीना और गीता को अंदर तक हिला दिया। वे दोनों अपने बच्चों को खींचकर वहां से जाने लगी। सुनीता बोली, दीदी, प्लीज एक बार भाई से बात कर लीजिए। लेकिन वे बिना कुछ कहे सिर्फ आंसू बहाते हुए निकल गई। उन्हें अपने पतियों का डर था और उस लालच का अंधेरा
अब भी उनके विवेक पर हावी था। अगले हफ्ते कोर्ट में अंतिम सुनवाई थी। माहौल गंभीर था। विकास ने अंतिम बार हार मान ली थी और हिस्सा देने का फैसला कर चुका था। उसने अपनी माँ से कहा था, माँ, अब बस, यह दर्द रोज रोज नहीं सहा जाता। हम कहीं भी रहेंगे, एक साथ रहेंगे। जब जज मीनाक्षी राव ने विकास से पूछा कि क्या वह हिस्सा देने को तैयार है, तो विकास ने भारी आवाज में हाँ कहा। जज साहिबा ने वही ऐतिहासिक फैसला सुनाया। संपत्ति के मूल्य में से मां के इलाज का बकाया, विकास द्वारा मीना के पति को दिए गए 5 लाख रुपए और रेखा के बेटे के इलाज के लिए गहने गिरवी रखने का सारा खर्चा काटा जाएगा। यह हिस्सा बहनें देंगी। बंटवारे के दिन मीना और रेखा को अपने अपने ससुराल से कम 20-20 लोगों, जिसमें उनकी नंदे और पति शामिल होंगे, को लेकर आना होगा। बच्चों को यह दिखाने के लिए उपस्थित होना होगा कि उनकी माँ अपने मामा के घर को बेचकर पैसा ले रही हैं। जज साहिबा ने सीधे मीना और रेखा से कहा, आप दोनों को अपने ससुराल वालों के सामने यह घोषणा करनी होगी कि कानून से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। और हाँ, अगर आप यह सब करने को तैयार नहीं हैं, तो मैं आपको सुलह के लिए एक और आखिरी मौका देती हूँ। आप दोनों 2 हफ्ते बाद यहाँ आए। अगर इस बीच आपने अपना मन नहीं बदला, तो यह शर्त लागू होगी। जज ने एक बार फिर 2 हफ्ते का समय देकर परिवार को एक मौका दिया, लेकिन साथ ही शर्त का दबाव भी बनाए रखा। जज ने 2 हफ्तों का समय दिया, लेकिन मीना और गीता के लिए यह समय किसी यातना से कम नहीं था। वे घर गई, लेकिन वहां शांति नहीं थी। उनके पति लगातार उन पर दबाव डाल रहे थे कि वे समझदारी से काम लें और पैसा लेकर आए, लेकिन साथ ही उन्हें ससुराल वालों के सामने बेइज्जती का भी डर था। मीना की ननंद सरला एक बहुत ही झगड़ालू महिला थी। मीना यह सोचकर कांप जाती थी कि अगर सरला को पता चला कि मीना अपने मायके से हिस्सा ले रही है, तो कल सरला तुरंत अपने भाई से कहेगी कि वह भी अपने मायके से हिस्सा मांगे। एक रात मीना ने रोहन और रिया की बनाई हुई राखी को अपने बच्चे अंश को दिखाने की कोशिश की। मीना बोली, अंश देखो, यह तुम्हारे मामा के बच्चों ने तुम्हारे लिए बनाई है। अंश बोला, यह तो अच्छी है माँ, लेकिन कल जब हम कोर्ट जाएंगे तो क्या मामा नाराज नहीं होंगे? मेरे दोस्त के पापा ने भी अपनी बहन से कोर्ट में झगड़ा किया था और अब वे एक दूसरे से बात नहीं करते। क्या हम भी मामा को हमेशा के लिए खो देंगे? बच्चे का यह सवाल मीना के सीने में गूंजता रहा। गीता की बेटी प्रिया बचपन से ही विकास से बहुत प्यार करती थी। वह छिपकर अपनी माँ की बातें सुन रही थी। प्रिया बोली, माँ, क्या मामा की दुकान टूट जाएगी? मामा ने ही मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। अगर उनकी दुकान टूट गई तो वह हमें मिठाई कहाँ से देंगे? गीता अपनी बेटी को गले लगा लेती है। वह जानती थी कि उसके बच्चों की खुशी और उनके मामा से उनका रिश्ता लाखों रुपयों से ज्यादा कीमती है। इस बीच विकास को एक भयानक घटना का सामना करना पड़ा। उसकी माँ सुमित्रा देवी को दिल का दौरा पड़ा। वह तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि तनाव के कारण उनकी हालत बिगड़ गई है। अस्पताल में विकास अपनी माँ के पास बैठा रो रहा था। विकास बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। मेरे अपनों के लालच ने तुम्हारी जान ले ली। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं इन 2 बहनों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुनीता ने यह बात मीना और गीता को फोन पर बताई, लेकिन भावनात्मक रूप से थकी हुई दोनों बहनें सिर्फ औपचारिक चिंता व्यक्त कर पाई, लेकिन अस्पताल नहीं आई। वे अभी भी पैसों और इज्जत के डर के बीच फंसी हुई थी। 2 हफ्ते पूरे हो गए। माँ की हालत स्थिर थी, लेकिन विकास पूरी तरह टूट चुका था। अंतिम सुनवाई का दिन आ गया। मीना और गीता कोर्ट पहुंची, लेकिन उनके चेहरे पर अब कोई लालच नहीं था। वे हारी हुई लग रही थी। उनके पति और ससुराल वाले पीछे खड़े थे। हाँ, वे लोग आ गए थे, क्योंकि उनके पतियों ने उन्हें धमकाया था कि अगर वे नहीं गए तो उन्हें घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। कोर्ट रूम में अजीब सन्नाटा था। विकास, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था, अपनी माँ के खराब स्वास्थ्य के कारण बिल्कुल बेजान था। जज मीनाक्षी राव ने कार्यवाही शुरू करने से पहले बच्चों को कोर्ट में बुलाया। मीना और गीता के बच्चे अंश और प्रिया
और विकास के बच्चे रोहन और रिया सामने खड़े थे। जज मीनाक्षी राव बोली, बच्चों, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? रोहन हिम्मत करके बोलता है, जज साहिबा, मेरी बुआ पैसे चाहती हैं, पर पापा कहते हैं कि अगर घर बिक गया तो हमारी दादी सुमित्रा देवी मर जाएंगी, और बुआ की कलाई पर जो घाव है वह भी पापा के खून से ठीक हुआ था। क्या बुआ को पैसे चाहिए या पापा की जान? फिर प्रिया अपनी माँ गीता की ओर मुड़ती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। प्रिया बोली, माँ, मैं पैसे नहीं चाहती, मुझे बस अपने मामा चाहिए। मेरे स्कूल में एक नाटक है जिसमें मामा को आना है। अगर उनकी दुकान टूट गई तो वह नहीं आ पाएंगे। प्लीज माँ, मामा को मत रुलाओ। बच्चों के ये मासूम शब्द कोर्ट में गूंज उठे। मीना और गीता के पतियों के चेहरे पर भी थोड़ी सी शर्मिंदगी आई। मीना और गीता अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनके सामने उनके बच्चों के आंसू थे, जिनके लिए वे संपत्ति मांग रही थी, और उनके पीछे उनके पतियों का लालच था, जिसकी वजह से वे यहाँ थी। मीना ने आगे बढ़कर अपना सिर जज के सामने झुका दिया। मीना बोली, जज साहिबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी शर्त से डर गई हूँ। मुझे अपने भाई और अपनी माँ की इज्जत से ज्यादा यह पैसा नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं यह मुकदमा वापस लेती हूँ। गीता ने भी अपनी साड़ी के पल्लू से रोते हुए बोली, मैं भी जज साहिबा, मैं अपना मुकदमा वापस लेती हूँ। हमें हमारा हिस्सा नहीं चाहिए। विकास ही हमारा हिस्सा है। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। जज साहिबा ने मुस्कुराते हुए विकास की ओर देखा। विकास, जिसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, अपनी बहनों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर अब शर्मिंदगी नहीं बल्कि मुक्ति का भाव था। जज मीनाक्षी राव ने फैसला सुनाया। इस अदालत को यह देखकर खुशी हुई कि रिश्तों का मूल्य कानूनी अधिकार के मूल्यों से कहीं ज्यादा है। यह मुकदमा खारिज किया जाता है। कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही मीना और गीता ने विकास को गले लगा लिया। वे अपने बच्चों से माफी मांगती हैं। विकास ने बोला, बस बस, तुम दोनों मेरे पास हो, यही मेरे लिए बराबर का हिस्सा है। घरौंदा बच गया। तो दोस्तों, हमारी यह आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यह भी लिखें कि भारत के किस जगह से कहानी को सुन रहे हैं। और दोस्तों, ऐसी और कहानियां चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।